दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की भूगोल की पुस्तक, जिसका चैप्टर का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, अध्याय 7। चलिए शुरुआत करते हैं। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इससे कुछ आपको पता चल रहा है? चलिए, नहीं भी चल रहा तो मैं बताऊंगा आपको। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्रीपै प्रीपै प्रीपेलाइजोइक प्रीपेलाइजोइक प्रीपे प्रीपे प्रीपेलाइजोइक एज में उद्भिद है। संदर्भ अध्याय। ठीक है। सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से संबद्ध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज संसाधनों के प्रकार: रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक और अधात्विक में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज आदि, अलौह, तांबा, बॉक्साइट आदि। ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अन्य अधात्विक खनिज माइका, चूना प्रस्तर, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है। जैसा कि उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज हैं। लौह, अयस्क, तांबा एवं स्वर्ण आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलौह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लौह, जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा है, वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसा कि लौह अयस्क, वे लौह धात्विक होते हैं, और जिन्हें लौह अंश नहीं होता है वे अलौह धात्विक खनिज में आते हैं। मतलब जिनमें लोहा होगा वो लौह धात्विक होंगे और जिनमें नहीं होगा वो अलौह धात्विक होंगे। साफ सीधी बात, नो बकवास। जैसा कि तांबा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसा कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसा कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज जैसे अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त होते जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है, और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भारत में खनिजों का वितरण: भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार: असम, गुजरात,
मुंबई हाई तथा अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। कुछ कदाचित भंडार यत्र तत्र एकाकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियां हैं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। उड़ीसा, पहला हो गया उड़ीसा, दूसरा हो गया पहला हो गया छोटा नागपुर, दूसरा हो गया उड़ीसा, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित हैं? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। उन विशिष्ट प्रश्नों का पता करें जहाँ इन खनिजों का दोहन हो रहा है। दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। यही पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में से संबद्ध तथा बॉक्साइट में संबद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनाजाइट और तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं। गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, तो यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैली से संबद्ध हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थर में संबद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत हैं। महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया? आपको याद है 1931 गांधी इरविन मुलाकात हुई थी। कब हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि इरविन साहब कह रहे थे कि अपने दांडी मार्च को निरस्त कर दे महात्मा जी, ताकि देश में फिर से कोई असहयोग आंदोलन जैसे बड़ा आंदोलन छिड़ न जाए। तो हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। ये पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे के पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे। लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। लौह अयस्क कोल्ड हो गया मुझको जुखाम। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। यहाँ एशिया के विशालतम
एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार है, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है, जो इसके लिए लाभप्रद है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा मैं बहुत ही बुरा मैप बना रहा हूँ। ये भारत का सपने में भी मैप नहीं हो सकता। बहुत प्यारा मैप है रियल में तो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाने के लिए देखिए, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक कहाँ गया? 95% भाग। लौह है इसके कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, आपका उड़ीसा यहाँ पर हो गया। उड़ीसा, झारखंड ये हो गया। चलिए झारखंड, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, फिर यहाँ आंध्र आ गया। ये आंध्र है, आंध्र, फिर आपका तमिल आ गया, ठीक है। तमिल, एक मिनट, तमिलनाडु के लिए एक मिनट, मान लीजिए ये है तो तमिलनाडु के लिए ये आंध्र हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया, तमिल हो गया। और केरला, ये केरल हो गया, ठीक है, केरल हो गया। और यहाँ कर्नाटक आ गया, फिर यहाँ महाराष्ट्र फिर महाराष्ट्र आया, फिर गुजरात आया, फिर मध्य प्रदेश आया, ये उत्तर प्रदेश आया, बिहार यहाँ से लग जाएगा, और पश्चिम बंगाल ये हो गया। चलिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट है। बहुत ही बुरा मैप बनाया मैंने। तो 95% कहाँ पाया जाता है? 95% छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, गोवा यहाँ पर है, ये छोटा सा गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है, ठीक है। तो स्थित है उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, कुरुबरू, केंदुझार तथा बोनाई सुंदरगढ़ है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है। नोआमंडी तथा गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिलों में स्थित हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूमि जिलों में स्थित है। यह पट्टी आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बैलाडीला तक विस्तृत है। दल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर होस्पेटे क्षेत्र में तथा चिकमंगलूर जिले की बाबा बदून पहाड़ियों और केंद्रमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडार और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीम नगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुन्नूर, कटप्पा और अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है।
आयरन और माइनिंग गेट्स अ बूस्ट। पेपर की कटिंग है, ठीक है। तो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और उसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबद्ध है। तो लौह अयस्क क्षेत्र, ये हो गया लौह अयस्क क्षेत्र। कहाँ? केंदुझर, मयूरभंज, गोवा, सुंदरगढ़, ठीक है। और ये आपका छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, और आपका ये आ गया तेलंगाना, ठीक है। ये आपका क्षेत्र है जो बालाघाट, नागपुर, भंडार, चंद्रपुर, बेलाडीला, और ये आ गया महाराष्ट्र और गोवा, चित्रदुर्ग एक मिनट, रत्नागिरी, गोवा, मारमा गांव, चित्रदुर्ग, और शिवमोगा, कुद्रेमुख, मंगलुरु, ठीक है, बल्लारी और तुमकुरू और चिकमंगलुरु, ठीक है। ये हो गया आपका। तो उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर और कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगीर स्थित है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के अलाव ये है कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक हैं। अलौह खनिज, बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के संबंध में भारत एक स्थिति निम्न है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबद्ध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय देखो, बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबद्ध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संभलपुर अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे बोलनगीर और कोरापुट हैं। झारखंड में लोहारडागा जिले की पैटलैंडस में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक हैं। तांबा बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रातु योग्य आघातवर्ध तथा तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है।
तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिले में पाए जाते हैं। तांबा के गौड़ उत्पादक आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिले का अग्निगुंझाला कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिले के तमिलनाडु का दक्षिण आरकाट जिला है। ठीक है, तांबा निक्षेप फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के गौड़ उत्पादक आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिले और तमिलनाडु को दक्षिण आरकाट जिला है। आधात्विक खनिज, भारत में उत्पादित आधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फास्फेट हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसके जस्ट बगल में, और राजस्थान यहाँ ऊपर सांबा जी जहाँ है में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग की पाया जाता है। आंध्र में नेल्लोर सर्वोत्तम प्रकार से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास विस्तृत है। ठीक है, उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा बांकुरा जिले भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत पर्याप्त समाप्य संसाधन हैं, मतलब समय के साथ समाप्त हो सकते हैं ये। भारत धात्विक खनिज और लौह धातु, तो इसमें देख सकते हैं तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट आपका कटनी में पाया जाएगा, अमरकंटक में पाया जाएगा और बिलासपुर में पाया जाएगा और मैकाल पहाड़ी में पाया जाएगा, कोरापुट में पाया जाएगा, कोरापुट में पाया जाएगा, ठीक है, और कोरापुट में पाया जाएगा। फिर उसके बाद तो आपका तांबा है, तो तांबा के लिए हम दूसरा मार्क करेंगे। खितड़ी में पाया जाएगा, अलवर में पाया जाएगा, भीलवाड़ा में पाया जाएगा, उदयपुर में पाया जाएगा, हजारीबाग में पाया जाएगा, सिंहभूमि में पाया जाएगा। ठीक है, तांबा। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप।
दो दो नाम हैं गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करनपुरा। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबद्ध अन्य नदी घाटियां गोदावरी, महानदी तथा सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावरधा, कांपटी और बांदेर तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर है। सिंगरेनी में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया। सिंगरेनी कोलेरीज देश के अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है जो अभी भी भूमिगत केंद्रीय कोयला खदानों में जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने हेतु चिड़िया का उपयोग करते हैं। यदि कोयला खदान के अंदर वायु में अत्यधिक विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी सी भी मात्रा उपलब्ध होती है तो खनन कर्मी बेहोश हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। यद्यपि खनन कर्मी के बारे में मीठी बातें करते हैं तथापि उस नन्ही चिड़िया के लिए भूमि के नीचे का अनुभव बिल्कुल सुखद नहीं होता। जब इस पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त खदानों में उतारा जाता है तो वह संकट के लक्षण प्रदर्शित करती है, जैसे कि पंखों को फड़फड़ाना, जोर से चहचहाना और जीवन का अंत। यह प्रतिक्रिया तब भी होती है जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 15% होती है। यदि हवा में यह मात्रा 0.3% की हो जाती है तो चिड़िया तुरंत ही संकट को प्रदर्शित करती है और 2 या 3 मिनट में ही वह अपने ठिकान से गिर पड़ती है। एक कोयला खनन के अनुसार इन पक्षियों का एक पिंजरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.15% से अधिक मात्रा के लिए अच्छा संकेतक होता है। डेक्कन क्रॉनिकल। अब इसमें दिया है तेल शोधन कारखाने कहाँ है। मथुरा में है, पानीपत में है, बठिंडा में है, बरौनी में है, पारादीप में है, विशाखापट्टनम में है, तातीपाका में है, चेन्नई में है, और नागपट्टिनम में है, कोच्चि में है, मंगलुरु में है, मुंबई में है, और कोयली में है, जामनगर में है, वाडीनगर में है। ठीक है, बीना में है। इतने जगह हैं आपके कोयला वाले। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 मैंने टिक किए हैं। कोयला टर्शरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लैंग्रिन, माकुम, जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में निष्कर्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम
द्रव एवं गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसकी रासायनिक संरचना, रंगों, विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंदर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी दुर्लभता और विविध उपयोग के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। लिक्विड गोल्ड, तरल सोना। एक मिनट, ज़्यादा दूर तो नहीं आ पाए हम, यहीं पर आ गए हम। कौन सी? नवेली कोलफील्ड, यहाँ पर। हाँ, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में प्रमुख तेल अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज है। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया था और वहां 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। कूपों से निकला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में दो प्रकार के तेल कूपों से निकाल इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित, बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बारौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण हैं। प्राकृतिक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार, एक्सक्लूसिव रिजर्व तथा एक्सक्लूसिव रिजर्व साथ तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। ठीक है, गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार, एक्सक्लूसिव रिजर्व साथ तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान एवं गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के अन्य स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरणीय योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरण योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार, बायोमास। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान
रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब यहाँ इसमें इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं भारत का जो नक्शा है, प्यारा भारत का नक्शा, इसमें हम पॉइंट करेंगे क्या क्षेत्र हैं। शिवसागर, जंजीर, नहरिया, जंजीर, नहरकटिया, झंझीरा, रानीगंज, बोकारो, कोरोबो, ठीक है, कोयला वाले ये क्षेत्र हैं। ये कोयला है जो ऐसे वाले हैं, पिरामिड आकार के त्रिभुज बने हैं, जो ये कोयला वाले क्षेत्र हैं, इसमें दिए हैं। नहीं, कोयला क्षेत्र, कोयला खाने हैं ये, और कोयला क्षेत्र हैं ये जो लाइन बनी है, ये पूरे कोयला क्षेत्र हैं। ये कोयला क्षेत्र हैं, ठीक है, ये कोयला क्षेत्र हैं, ये भी कोयला क्षेत्र है, ये भी कोयला क्षेत्र हैं। मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस, मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस, सॉरी, ये है मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस, ठीक है, ये वाला HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुड़गांव से हजीरा तक आई है, और जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ठीक है। तेल क्षेत्र के लिए ये वाला लोगो बना है ऐसे वर्ग का, ठीक है। विश्व के विकसित देश गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, परिचर्चा करें, ठीक है। एक कंपनी द्वारा आरंभ किया गया दस्ते वाला कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में न्यूनतम 10 ppm मात्रा से उच्चतम 1000 ppm तक की संसूचना दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद खनन कर्मी पक्षियों पर, जिन्होंने अपने सैकड़ों अग्रज खनन कर्मियों की जानें बचाई, अधिक विश्वास करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों में मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड एवं कोलामा जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, उड़ीसा में महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संसाधन की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। यहाँ से फिर से समझने का कोशिश करता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, टर्निंग पॉइंट। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई, और इस दिशा में प्रगति 1954 में हुई, यानी कि 6 साल बाद ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसके बाद 1967 में 64 हो गया, और 3 यानी 13 साल बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर कोटा के पास, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, और कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात है। सौर ऊर्जा। फोटोवोल्टाइक सेलों। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है, वे है
फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी और सौर तापीय प्रौद्योगिकी अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखो, सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों, क्रॉप ड्रायर, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सममार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियाँ और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय हवाओं को जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ किया है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार ग्रह हैं। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बृहत ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा गया। भूतापीय ऊर्जा जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। वास्तव में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मानकीकरण में अधिकृत किया जा चुका है। भूताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोयजे शहर इडाहो यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया। यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा परिवहन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रकमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा। जैव
जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रकमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा। इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। अतएव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असमाप्य स्रोत हैं। धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा, जस्ते जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार पर्याप्त हैं, छाजन स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। अत्यल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। ठीक है, ये अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमने पढ़ ले टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, एक मिनट, क्या क्या पढ़ा ये भी तो देख लें हम। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये पढ़े हमने, ठीक है। फिर पढ़ा खनिज संसाधनों के प्रकार, हमने पढ़े खनिज संसाधनों के प्रकार यानी धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह आया, अलोह आया। लौह में लोहा, मैग्नीज आदि आया और लौह में तांबा, बॉक्साइड आदि आया। ठीक है। अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज, इसमें अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आया। अन्य अधात्विक खनिज में उदाहरण माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि आते हैं। ठीक है। तो हमने भारत में खनिजों का वितरण भी पढ़ा। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश भी पढ़ा, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश भी पढ़ा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश भी पढ़ा। तो लौह खनिज भी पढ़ा हमने, लौह अयस्क भी पढ़ा हमने। ठीक है। और मैग्नीज हमने पढ़ा। मैग्नीज भारत के नक्शे के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया कि किन स्थानों में मैग्नीज और लौह अयस्क की खानें, लौह अयस्क के क्षेत्र, लौह अयस्क की निर्यात पतन मैग्नीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और अलौह खनिज क्या है ये भी हमने पढ़ा। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है और कितना पाया जाता है ये भी हमने पढ़ा। तांबा कितना पाया जाता है ये भी हमने पढ़ा, कहाँ पाया जाता है। ठीक है। आध्यात्मिक खनिज अभ्रक हमने पढ़ा। ठीक है। ऊर्जा संसाधन हमने पढ़ा। ऊर्जा संसाधन हमने पढ़ा। भारत के नक्शे के द्वारा ये हमने ये जो बनता है भारत का नक्शा ना, बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे नहीं बनता, मुझसे नहीं बनता। कोयला क्या है, कहाँ पाया जाता है ये भी हमने पढ़ा। ठीक है। और कितना पाया जाता है और इसका उपयोग क्या है। और सिंगरौली में खनन कर्मियों के हेतु बताओ कि चिड़िया जाती है, फिर बताती है कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी मात्रा है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा भारत तेल शोधन कारखाने। भारत के नक्शे के द्वारा हमने बताया कि कहाँ पर तेल शोधन कारखाने हैं। ठीक है। पेट्रोलियम हमने पढ़ा, क्या आप जानते हैं ये भी हमने पढ़ा। ठीक है। प्राकृतिक गैस है ये भी हमने पढ़ा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये भी हमने पढ़ा। ठीक है। विश्व के विकसित देश के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग
कैसे करते हैं परिचर्चा करिए। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा हमने पढ़ा, सौर ऊर्जा हमने पढ़ा, पवन ऊर्जा हमने पढ़ा, ज्वारीय तरंग हमने पढ़ा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा हमने पढ़ा। ठीक है, और जैव ऊर्जा हमने पढ़ा, जैव ऊर्जा हमने पढ़ा, खनिज संसाधन का संरक्षण हमने पढ़ा, खनिज संसाधन का संरक्षण अभ्यास। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस।